खुलेआम गुंडागर्दी कर, कुछ भी कर सकता है वो, उसको सारी चीज की छूट है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, भारत आजाद हुआ, सेकुलर बना, ये हुआ वो हुआ, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है वो 1993 में बना, और उसके तहत यकायक रात में कांग्रेस के लोगों को लगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, पारसी को, बौद्ध को, ईसाई को, यानी इस देश के अंदर जो जो पारसी हैं वो 50,000 है कुल टोटल पूरे भारत के अंदर, जो सिख हैं वो 1.5% थे, 2.5% के आसपास जो है वो क्रिश्चियन थे, और उसके बाद 19% मुसलमान, आपने उनको माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। अब भारत का संविधान ये कहता है कि मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया और आपने कहा कि साहब इनको इमदाद दी जाएगी। अब हिंदुस्तान में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है, हिंदुस्तान के रहने वाले हर उस मुसलमान को जिसको जरूरतमंद है उसको स्कॉलरशिप देता है। लेकिन एक और खुला फ्रॉड चल रहा है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड मुसलमान लोगों को खुली गुंडागर्दी करने की छूट देता है, और इस्लाम उनका वो हथियार है जिससे हर आदमी डरता है। अब हर स्टेट के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन है। अच्छा, तो कमाल की बात ये तारिक भाई कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अगर पौंडीचेरी में रहने वाले किसी मुसलमान को कोई इमदाद देता है, और पौंडीचेरी का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो भी भारत सरकार के पैसे से चल रहा है, और उसका ये कहा गया कि जहां 97% मुसलमान है लक्षद्वीप में, अच्छा, लक्षद्वीप का माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि 97% मुसलमान माइनॉरिटी में है और 2.5% हिंदू मेजोरिटी में है, तो वहां से फिर मेरे पैसे से उसी मुसलमान को इमदाद दी जा रही है, और ये खुल्लम खुल्ला झूठ चल रहा है इस देश के अंदर। यानी कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कायस है, अगर वो अपर कास्ट साहब, उसको कोई इमदाद नहीं दी जाएगी, वो ये माना जा रहा है कि वो तो उस माँ के घर पेट से पैदा हुआ है, लिहाजा वो तो अमीर है। अब एक ही मुसलमान को नेशनल कमीशन भी दे रहा है और हर स्टेट भी फायदा दे रहा है। अब फिर आपने मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना दिया। और एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि ये पिछले दिनों में हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपीज नहीं किया गया, बल्कि उनको पॉलिटिकली मजबूत किया गया, और उनको कहा वोट गया कि बैंक बनाया, वो आपने एक वोट जानबूझ के बैंक बनाया। हाँ, हाँ, अब उसमें जो ऐसी चीजें हो गई हैं कि वो, आप अगर सोचें कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले 1921 में एक कानून था वक्फ बोर्ड का, जी, फिर 1956 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ, और फिर 1993 में मनमोहन के जमाने अमेंडमेंट हुआ, और कुल मिलाकर के आप यकीन मानिए कि 2013 में एक ऐसा 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 क्राइम हुआ है, ऐसा जुर्म हुआ है जिसकी कोई सजा ही नहीं है। 2013 में भारत की पार्लियामेंट ने इस मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को कानून बना दिया है, और उस कानून के तहत आर्टिकल 40 जो है उस कानून का वो ये कहता है कि दो जाहिल मुसलमान वक्फ बोर्ड के आएंगे, और तारिक फतेह साहब का घर दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, वो कहेंगे कि भाई ये जगह जो थी ये वक्फ बोर्ड की थी, आपका मकान गलत बना हुआ है। तो पार्लियामेंट ने उनको ये ताकत दे दी है आर्टिकल 40 के तहत कि तारिक फतेह का मकान को खाली करने के लिए वो जाहिल दो मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे। दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कंप्लाई देयर ऑर्डर एंड वैकेट द हाउस विद इन 24 आवर, एंड फिर तारिक फतेह साहब घर के बाहर बैठेंगे, और फिर तारिक फतेह साहब ये कहेंगे कि ये मेरा मकान है, फिर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के जो कोर्ट है उसमें जाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, और उसके बाद आप हजारों साल तक मुकदमा लड़िए। आपको पूरे देश में किसी भी जमीन को हड़पने का, किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट करने का बता करके हड़पने का एक लीगल हथियार दे दिया है। ये इनका ये चल क्या, रहा है। नहीं ये बेसिस क्या है कि इस घर के नीचे कोई मस्जिद थी या कुछ ऐसी बात करें, क्या है ये? वो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके दो लोग आए और वो ये हाँ, पांच सर्वे करे कि भाई ये तारिक फतेह साहब का घर है, और वो ये उनको उनको लगता है कि भाई अच्छा, ये उन, वक्फ बोर्ड की जगह उनके लगने के ऊपर है। उन्हें ओके, ताजमहल लगता था तो चला गया ना वक्फ बोर्ड हाँ, पे। हाँ, 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 ताजमहल अच्छा, जो है वक्फ बोर्ड का चला गया ना सर, मैंने वही कहा आपको कि ये काम साइलेंटली इस देश में हुए, किसी ने बताया ही नहीं कि 1993 में बीबी नरसिम्हा राव ने किया, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट गई थी तो मुसलमानों को अपीस करना था, तो नरसिम्हा राव पे दबा दबा के आपने किया, और 2013 में मनमोहन सिंह जाते जाते देखे। अब उस वक्त प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्या हो रहा है कि जब यूपीए सरकार 2014 से पहले जाने वाली थी, तो कर्नाटक के मुसलमान वजीर थे, उनका नाम था रहमान, उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट हाउस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सैंक्शन कर दी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कनॉट प्लेस में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अब उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, आप कोर्ट नहीं जा सकते। एज ए हिंदू, इफ माई प्रॉपर्टी इज बीन कन्फिस्केटेड बाय दिस वक्फ बोर्ड, तो मैं जा ही नहीं सकता, कोर्ट जाने का मुझे अधिकार ही नहीं है।
तो अब आप मुझे बताइए कि एक तो ये बनाया 1991 के अंदर आपने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जिन मुसलमान मुगलों ने भारत के अंदर आके यहाँ 30,000 मंदिर तोड़े, उन मंदिरों की और उन गुरुद्वारों की पोजीशन एज इट इज रही जाएगी, वो स्टेटस को 15 अगस्त 1947 जैसे ही रहेगा। तो कोर्ट ने भारत की उसको चैलेंज किया, हमारे साथियों ने कहा कि क्या भारत की पार्लियामेंट एक नाजायज कब्जे को, एक इलीगल डिमोलिशन को आप जस्टिफाई ठहरा के कह रहे हैं कि अब इनका स्टेटस ऐसे ही रहेगा। यानी 30,000 मंदिर जो तोड़े हैं उसमें मथुरा भी है, उसमें काशी भी है, ये एज इट इज रहेंगे तो मतलब ये मुल्क चल कैसे रहा है? मैं मुसलमानों को अपीज करने के लेवल पे आप खुलेआम दादागिरी करें, किसी की गर्दन काट दें, किसी को मार दें, किसी को फतवा दे दें और फिर हजारों की तादाद में आप इकट्ठे हो जाएं और हिंदुस्तान के लोग उस पर गोली न चलाएं या हिंदुस्तान के लोग उस पर, तो हम किस हालत में रह रहे हैं? पाकिस्तान ने जो करा और पाकिस्तान के मुसलमान जो कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं रह गया। तो देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी मैं आपको बताऊं कि क्यों रुकी। 1951 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, वो इसलिए ट्रेनें जो जा रही थी भर भर के, मुस्तकिल अलीगढ़ के 3 ग्रेजुएट को जो निकले 47, 48, 49, 50, सबके सब की गारंटीड जॉब्स होती थी पाकिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट में। हुआ ये कि बंगाल में जो बिहारी जा रहे थे उर्दू स्पीकिंग, ट्रेनों में भर भर के, बंगाल के इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल 52 में हुआ है समथिंग, people were shocked के Urdu as a language for Bengal became the rallying cry of the Biharis who अब भी रह रहे हैं मीरपुर में UN refugees के तहत रहते हैं। उसके अगेंस्ट ये ट्रेन रोकने का फैसला हुआ कि अब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी। वो तो रुक गई, उसको फिर आप समझिए कि सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, ये हर जगह ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी। सिंध के अंदर एक नारा मैं आपको बताऊं, बचपने में बिहारी ना खप्पन कहते थे कि ये जो आके सिंध के अंदर शहरों को माइनॉरिटी कर रहे हैं, सिंधी माइनॉरिटी हो रही है, दैट वाज अ लैंग्वेज इशू। लेकिन अब हिंदुस्तान में ना मुसलमान वहां से जाएगा ना हिंदू, तो खैर है वो है हिंदुस्तान। तो इसका फिर आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है जिसके अंदर, देखिए इसके 2 नतीजे निकल रहे हैं। जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो नाराज होके दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ बीइंग वेरी एंटी मुस्लिम, और मुसलमान को ये खबर ही नहीं है, उसके जहन में ये है कि हिंदू तो होता ही एंटी मुस्लिम। तो वो उसके एंगर को यूज कर रहे हैं टू जस्टिफाई द क्लेम